हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं प्रैक्टिकली आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो देखो, सबसे पहले तो हम नेम देखते हैं। चैप्टर का नेम है फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फोर्स क्या होता है। देखो, अगर आप नॉर्मली आपको पता है कि सर फोर्स का मतलब जैसे किसी को धक्का लगा दिया, ठीक है। तो बात करते हैं फोर्स की। तो देखो, साइंस की टर्म में जो डेफिनेशन होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है। फोर्स का मतलब हो गया कि पुल और पुश। आप नॉर्मली समझने की कोशिश करिए, पुल एंड पुश इफेक्ट। ओके, मतलब या तो आप किसी चीज़ को खींच रहे हो, ठीक है, या किसी चीज़ को पुश कर रहे हो। ओके, पुल कर रहे हो या फिर पुश कर रहे हो, दोनों ही कंडीशन में आप क्या कर रहे हो, आप उस पर फोर्स लगा रहे हो। तो बेसिकली ये फोर्स की डेफिनेशन हो गई है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर पुश एल पुल जो इफेक्ट है उससे होता क्या है। तो देखो, आप मुझे बताने की कोशिश करना। मान लो कि मेरे पास है एक बॉल, ठीक है, ये एक बॉल है, ओके, और यहाँ है एक प्लेयर। ओके, जब ये बॉल, ये फुटबॉल है, इस प्लेयर के पास आई, इस प्लेयर ने इसको किक किया, ठीक है, इस प्लेयर ने इस बॉल को हिट किया और ये बॉल यहाँ से आके ये बॉल यहाँ चली गई। देखिए, ये देखिए। तो आप बोलेंगे कि सर जब ये बॉल इसके पास आ रही थी तो उसकी वेलोसिटी जो थी वो कुछ और थी, लेकिन जब उसने उसे किक किया तो मे भी पॉसिबल है कि या तो वेलोसिटी ज़्यादा हो गई हो या फिर वेलोसिटी कम हो गई हो। इट मीन्स, आप देखो यहाँ वेलोसिटी मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है। स्पीड जब हम बात करते हैं तो हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, और जब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी बात करते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ आपको समझ आ गई कि सर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकते हो। क्लियर है। तो ये तो हमारा बहुत ही सिंपल सा एक फंडा हो गया कि सर बॉल आ रही है, आपने हिट किया, आपने उसकी स्पीड चेंज कर दी, ठीक है। तो मैंने स्पीड चेंज कर दी और साथ साथ एक चीज़ और दिख रही है कि सर आपने उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर दी। क्लियर है, मैंने उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर दी। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं फोर्स लगाकर, तो वो चीज़ हम देखते हैं। मान लो कि हमारे पास एक कैन है, ओके, हमने अभी कोल्ड ड्रिंक पिया और हमारे पास एक कैन है, और आपने क्या किया, ये कैन यूँ रखी हुई है और आपने इस पर एक अपना पैर रखा, ठीक है। आपने इस पर फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के बाद आपकी जो कैन की बोतल है वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। तो पहले इसकी जो शेप थी वो कुछ अलग थी, और अब जो इसकी शेप है वो कुछ अलग है। इसका मतलब आप बोलेंगे कि सर फोर्स लगाकर आप शेप भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, डायरेक्शन और शेप मैं तीनों चेंज कर सकता हूँ जस्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। तो आप समझ सकते हैं फोर्स इज जस्ट अ पुल एंड पुश इफेक्ट। बाय दिस वी कैन चेंज द डायरेक्शन, द स्पीड एंड द शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। देखिए, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फोर्स के ही कुछ अलग चीज़ें। देखिए, हम फोर्स एक बार डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों पे, और वो और चीज़ें क्या हैं देखते हैं एक बार। देखो, आप इस चीज़ को एक स्टोरी की तरह समझिए कि एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो, ठीक है। गैलीलियो ने कुछ बताने की कोशिश की थी। उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने फोर्स से रिलेटेड एक फिनोमेना बताया था। उसी चीज़ को मैं एक बार आपको बताता हूँ। देखो, उन्होंने क्या किया, फर्स्ट उन्होंने क्या किया, एक इंक्लाइंड प्लेन लिया। ये देखिए, ये है एक इंक्लाइंड प्लेन, ओके, और यहाँ भी मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया है। क्लियर है। यहाँ अगर मैं एंगल की बात करूँ तो दोनों का एंगल सेम है, ओके। थीटा कुछ नहीं है, थीटा बेसिकली एक एंगल है, दोनों का सेम है। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ से एक बॉल लिया, उस बॉल को रोल डाउन करवाया। क्लियर है, बॉल को रोल डाउन करवाया। बॉल आई, धीरे 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 बॉल आकर और बॉल इस साइड में
उतनी ही हाइट पर गई जितनी हाइट से बॉल को ड्रॉप किया था। क्लियर है? जितनी हाइट से बॉल को ड्रॉप किया था उतनी ही हाइट पर गई। उसके बाद बॉल नीचे आई और इस तरीके से बॉल रोल करती रही। क्लियर है? अब उसके दिमाग में, गैलीलियो के दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि इक्वल हाइट पर जा रही है, ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि ये बॉल जो है वो थोड़ा सा और आगे तक जाए, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने एक और इंक्लाइन प्लेन लिया और लेफ्ट में जो प्लेन है अपना, ये लेफ्ट वाला, इसकी हाइट इसने सेम ही रखी है, ठीक है, और यहाँ इस प्लेन का जो एंगल है वो डिक्रीज कर दिया। देखो एंगल डिक्रीज होने से क्या होगा, इसकी हाइट कम हो जाएगी। तो यहाँ से अपन एक चीज़ ये समझ सकते हैं कि सर इसने इस बार क्या किया, इसकी हाइट थोड़ी सी कम कर दी है, ठीक है, इसकी हाइट ज़्यादा है और इसकी हाइट थोड़ी सी कम कर दी है। थोड़ा सा और अच्छे से ये हम कर सकते हैं कि सर इसकी हाइट ये कम कर दी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब आपकी बॉल जो है वो रोल डाउन होगी तो वो क्या करेगी, वो थोड़ा सा आगे तक जाएगी। अब देखो यहाँ से एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि ये बॉल जो है वो अपनी ओरिजिनल हाइट को अचीव करने की कोशिश करेगी। इसकी जो ओरिजिनल हाइट है उसको अचीव करने की कोशिश करेगी। क्लियर है? तो ये ओरिजिनल हाइट को अचीव करने की कोशिश करेगी। अब ये एक्सपेरिमेंट करते करते गैलीलियो के दिमाग में आया कि क्यों ना इस एंगल को बहुत डिक्रीज कर दिया जाए। इसका मतलब इस सरफेस को क्या बना दिया जाए, फ्लैट बना दिया जाए। देखिए फ्लैट बना देता हूँ मैं इस सरफेस को। ये तो मैंने एंगल रखा यूँ, ठीक है, और यहाँ मैंने एक फ्लैट सरफेस बना दी, ठीक है। एंगल को मैंने इतना डिक्रीज कर दिया कि वो एक फ्लैट सरफेस बन गई। तो जब हमने बॉल को रोल डाउन किया, ठीक है, तो बॉल कंटिन्यूसली मूव कर रही थी, ठीक है, कंटिन्यूसली मूव कर रही थी। इसका मतलब ये तब तक मूव करती रहेगी जब तक कि ये अपनी ओरिजिनल हाइट को क्या ना कर ले, अचीव ना कर ले। तो ये कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि मैं बॉल को ड्रॉप करूं और बॉल जो है वो कंटिन्यूसली मूव करती रहे? तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यहीं से एक नया फिनोमिना हमारे सामने आता है। जब गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद तो देखिए वो नया फिनोमिना क्या है, फोर्स की एक नई डेफिनेशन है, एक न्यू टाइप ऑफ फोर्स। एक्सपेरिमेंट अभी हमने किए कि गैलीलियो ने किस तरीके से हमें बताया कि जब हम बॉल को रोल डाउन करते हैं और हम एंगल को डिक्रीज करते हैं, जो हमारा राइट साइड जो प्लेन था एंगल को डिक्रीज करते हैं, तो वो अपनी ओरिजिनल हाइट को फॉर्म करने के लिए वो उतना ही डिस्टेंस कवर करती है। लेकिन लास्ट कंडीशन में हमने देखा कि सर जब वो रोल कर रही थी तो रोल करते करते हमने जब ये प्लेन फ्लैट कर दिया तो उस कंडीशन में वो कंटिन्यूसली मूव करेगी, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं रुकेगी। लेकिन हमें पता है कि सर ऐसा नहीं होने वाला, वो रुकेगी। तो यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। देखो जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में होती है तो जैसे मैं मान के चलता हूँ, आप एक बार समझने की इस चीज़ को कोशिश करना। ये हमारी बाइसाइकिल है, ठीक है, ये हमारी एक बाइसाइकिल है, ठीक है, और ये हमारा है सरफेस, जिसे आप रोड बोल सकते हैं, ठीक है। बाइसाइकिल चल रही है, ठीक है, आप पैडलिंग कर रहे हो और ये चल रही है, लेकिन आपने क्या किया, पैडलिंग करना बंद कर दिया, तो क्या ये जस्ट रुक जाएगी? तो आप बोलेंगे कि सर जब हम पैडलिंग कर रहे थे तो बेसिकली हम फोर्स लगा रहे थे, और फोर्स लगा रहे थे कहाँ, इसकी डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन जैसे ही आपने फोर्स को रोका वैसे ये रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में तो जो आपका रोड है वो इस पर फोर्स लगा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ओके, और दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही चीज़ें अपने आप रुक जाती हैं, ओके। तो इस चीज़ का, इस फिनोमिना को थोड़ा सा और समझते हैं। देखो मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ से एक चीज़ ये आती है कि सर जब हम चलते हैं, व्हेन वी वॉक ऑन अ रोड, जैसे मैं यहाँ वॉक कर रहा हूँ रोड पर, तो उस कंडीशन में क्या फोर्स लग रहा है मुझ पर? अगर मैं आगे वॉक कर रहा हूँ तो बिल्कुल, जब आप आगे वॉक करते हैं तो आप पर पीछे की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। और इस चीज़ को और हम अच्छे से समझते हैं। देखिए आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ से हम
एक नई चीज़ देखने वाले हैं फोर्सेस के बारे में। देखो, फर्स्ट थिंग इज बैलेंस फोर्स, एंड सेकेंड इज अनबैलेंस फोर्स। देखो, यहाँ से आपको फ्रिक्शन का समझ आ गया कि बेसिकली सर हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं जब टू बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं, ओके, व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट, तो हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो हमारे फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगता है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब आगे बात करते हैं कि सर ये बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या है। देखो, आप एक बार इस चीज़ को एक बार कोशिश करना समझने के लिए। जैसे मैंने बोला, एक टेबल है और इस पर मैंने एक रख दिया है ब्रिक, ओके, और इस ब्रिक को मैंने यहाँ से एक रोप की हेल्प से, ये एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल बना लेते हैं, ओके, ये मैंने एक टेबल बना ली है और यहाँ एक मेरा फ्रेंड है, ठीक है, वो इसको पुल कर रहा है, एक और फ्रेंड है वो भी इसे पुल कर रहा है, ओके। तो ये जो पुल कर रहा है इसका जो फोर्स है हम लेट कर लेते हैं कि सर ये 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि पुल करना भी तो फोर्स है, और ये भी जो फोर्स लगा रहा है वो क्या है, 5 न्यूटन है। तो दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या ये ऑब्जेक्ट जो है, हमारी जो ब्रिक है, क्या वो मूव करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, ओके, तो ये मूव नहीं करेगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में इसकी फोर्स की डायरेक्शन ये है और इसकी फोर्स की डायरेक्शन ये है। तो व्हेन टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो इस टाइप से जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स। तो आपको एक चीज़ तो समझ आ गई कि सर जब भी हम बात कर रहे थे अभी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है, स्पीड चेंज करनी है, डायरेक्शन चेंज करनी है, वो बैलेंस फोर्स से तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ओके, क्योंकि बैलेंस फोर्स दोनों तरफ बैलेंस्ड है, तो यहाँ से इक्वल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको मोशन में लाना है, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है या फिर उसकी शेप चेंज करनी है, तो तीनों ही कंडीशन में आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। कैसे? अब सोचो, ये 5 न्यूटन जो फोर्स लगाया, तो ये ब्रिक जो है उसका ना तो वो यहाँ गई ना वो यहाँ गई, ओके। लेकिन अगर मान लो कि मैं इसको क्या कर देता हूँ, 10 न्यूटन कर दिया मैंने, तो जैसे ही मैंने ये फोर्स 10 न्यूटन किया तो फोर्स आपको पता लग गया कि सर अब जो है ये वाला इसको पुल कर लेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, तो ये हमारा आ गया अनबैलेंस फोर्स। तो जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो वो क्यों मूव करती है? अनबैलेंस फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है। क्लियर है? अब देखो, एक सिंपल सा मैं आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब हम रोड पर वॉक करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो फोर्स है रोड पर, ओके, वो बैलेंस है कि अनबैलेंस है? ये चीज़ आपको बतानी है। सोचो, चलो मैं बता देता हूँ आपको कि जब भी हम रोड पर वॉक करते हैं तो हमारा जो फोर्स है, जितना फोर्स आपने रोड पर लगाया, ठीक है, रोड भी आप पर उतना ही फोर्स लगा रही है। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है? देखो मैं बताता हूँ। मान लो कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो, आप उतना फोर्स लगाते हैं जितना आप में वेट है, ओके, तो हमारा जो फोर्स है वो हमारे वेट के इक्वल है। मान लो कि मेरा वेट जो है वो 50 kg है, ठीक है, तो मैं उतना ही फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, तो जो रोड है वो भी मुझ पर उतना ही फोर्स लगाएगी। तो अगर एक भी फोर्स ज़्यादा हुआ, जैसा कि आपने देखा कि सर अगर एक भी फोर्स ज़्यादा हुआ तो वो उस तरफ पुल हो जाएगी। समझ आया कि अगर मैंने ज़्यादा फोर्स लगा दिया रोड पर तो रोड नीचे चली जाएगी, ओके, अगर रोड ने मुझ पर ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। इसका मतलब जब हम वॉक करते हैं तो हमारा जो फोर्स है वो कैसा है? बैलेंस्ड फोर्स है, ओके। यहाँ से एक और क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ। देखिए, जब हम आइस पर चलते हैं, ठीक है, व्हेन वी वॉक ऑन अ आइस, ओके, जो आइस सरफेस है, आइसी सरफेस है, जब हम उस पर वॉक करते हैं तो क्या होता है? क्या हम इजीली वॉक कर पाते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं सर, हम इजीली वॉक नहीं कर पाते। देखो, ये फ्रिक्शन का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई सरफेस स्लिपरी होगी, ओके, या मैंने ऑयलिंग कर दी है
या मैंने कुछ भी किया है, ठीक है, उस सरफेस को स्लिपरी करने के लिए, ताकि मैं एक फ्रिक्शन को कम कर सकूं, तो उस कंडीशन में वॉक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब आइस जो सरफेस होती है, बेसिकली सरफेस पर जो आइसी सरफेस है, ठीक है, जहाँ स्नो है या बेसिकली पूरा सरफेस ही आइस से बना हुआ है, उस कंडीशन में आप वॉक जो है वो इजीली नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप जो उस पर फोर्स लगाते हैं, ओके, लेकिन जो आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, दैट इज फ्रिक्शन। तो जो आपका फ्रिक्शन है वो कम होता है, और जब लगने वाला फ्रिक्शन कम होगा तो आपका फोर्स ज़्यादा हो गया, और फ्रिक्शन कम हो गया तो आप आगे की तरफ जाएंगे। ओके, तो हम कैसा मोशन हो जाएगा हमारा? स्लिपरी मोशन हो जाएगा, हम एक डायरेक्शन में स्लिप करने लगेंगे। ऐसी ही कंडीशन हमारे साथ होती है जब हमारी सरफेस बेसिकली ऑयल की सरफेस हो, ठीक है। अगर मान लो कि किसी सरफेस पर ऑयल स्पिल हो गया, उस कंडीशन में आप वॉक नहीं कर पाते हैं ईजिली। रीज़न यही है कि जो फ्रिक्शन है वो क्या हो गया? कम हो गया। तो आप बोलेंगे कि सर ये फ्रिक्शन तो एक अच्छा फोर्स नहीं है, क्योंकि ये तो ओपोज कर रहा है मोशन को। देखो, इसका हम यूज़ कर सकते हैं, जो भी मशीनरीज होती है उनमें हम ऑयलिंग करते हैं। देखो, मशीन में बेयरिंग्स होती हैं इस तरीके से, ठीक है, आपकी साइकिल में भी इस तरीके की बेयरिंग होगी, और हम कई बार ऑयलिंग करवाते हैं। रीज़न ये है कि जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे पर इस तरीके से मूव करते हैं, तो जितना कम फ्रिक्शन होगा उतना वो पार्ट्स का जो वियर एंड टियर लॉस होगा, ओके, वो उतना ही लेस हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रिक्शन को हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और हमने देखा बैलेंस अनबैलेंस दोनों फोर्सेस के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। इसके आगे अगर हम देखें तो मैं आपको एक नई टर्म बताने जा रहा हूँ, दैट इज इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया एंड मास। देखो, इनर्शिया क्या है? तो इनर्शिया किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है जो उसमें अगर बॉडी के मोशन में कुछ भी चेंज होगा उसको ओपोज करेगी, ठीक है। इट opposes the change in motion, ओके। इसका क्या मतलब हुआ? तो आप बोल सकते हैं, देखो कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि मान लो ये है हमारी बस, ठीक है, बस में आराम से ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये हमारी ये सीट लगी हुई है, देखिए इस तरीके से सीट लगी हुई है, और ये यहाँ है ड्राइवर, ठीक है। एकदम से ड्राइवर ने क्या किया? ब्रेक लगाया। हर चीज़ को समझने की कोशिश करना। ड्राइवर ने क्या किया? ब्रेक लगाया। तो हमारा जो मोशन होता है कहाँ होता है? आगे की तरफ होता है, ठीक है, ब्रेक लगाया आगे की तरफ। आप बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों? देखो, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी क्या है? आप बोलेंगे सर इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? कि हमारे चेंज ऑफ मोशन को क्या करता है? वो ओपोज करता है, ठीक है, कि मोशन में कुछ भी चेंज हुआ तो ओपोज करेगा। ड्राइवर ने जब ब्रेक लगाया तो ब्रेक आगे वाली डायरेक्शन में नहीं था, ब्रेक पीछे वाली डायरेक्शन में था। देखो, समझना थोड़ा मुश्किल है, समझने की कोशिश करिए कि अगर ये फोर्स आगे ही लगाता तो जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं तो ये तो आगे जाता जाएगा, रुकेगा थोड़ी। तो जो ब्रेक्स होते हैं वो कहाँ लगते हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये जो फोर्स है ब्रेक वाला वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और इनर्शिया की वजह से हमारा जो मूवमेंट है वो इसके ऑपोजिट होगा, ओके। हमारा मूवमेंट कहाँ होगा? आगे की तरफ होने वाला है, आगे की तरफ होने वाला है। तो यहीं से अब बात ये आती है कि सर इनर्शिया के बारे में एक और चीज़ आप बताइए। देखो, किसी भी बॉडी का इनर्शिया जो है वो मिडल में रहता है, ठीक है, और इनर्शिया को हम मेज़र करने के लिए जस्ट हम ये बता सकते हैं कि सर हम मास से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वांटिटेटिवली है बेसिकली। अगर मैं क्वांटिटेटिवली यूनिट है, अगर हम बात करें कि सर आप बता सकते हैं कि इतना मास है, अगर किसी बॉडी का मास 50 kg है और किसी बॉडी का मास 100 kg है, तो दोनों ही कंडीशन में 100 kg वाली बॉडी का जो इनर्शिया है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू 50 kg बॉडी, ओके। इनर्शिया को और अच्छे से डीप में अगर हम समझने की कोशिश करें, ठीक है, डीपली समझने की कोशिश करें, तो आप बोलेंगे कि सर इनर्शिया का मतलब हो गया
कि हमारी बॉडी जो बैलेंस में है तो हमारा इनर्शिया बिल्कुल मिडल में है। देखो इस एक्सपेरिमेंट को आप कैसे कर पाएंगे, आपके आसपास जो भी वॉल दिख रही है आप उस वॉल पर इस तरीके से खड़े हो जाइए, ठीक है, और खड़े होकर आप अपना लेफ्ट जो लेग है और लेफ्ट आपका हैंड है एक साथ उठाकर देखिए, पॉसिबल ही नहीं है उठेगा। क्यों? क्योंकि जब आप सीधे खड़े हुए हैं उस कंडीशन में आपका इनर्शिया जो है वो बिल्कुल मिडल में है और आपको स्टेबल रखे हुए है। लेकिन जब आप लेग को और हैंड को एक साथ ऊपर करते हैं तो आपका इनर्शिया क्या नहीं हो पाता, आपका इनर्शिया चेंज नहीं हो पाता एकदम से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप बोल सकते हैं कि सर इनर्शिया बॉडी को स्टेबल रखने के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इनर्शिया का मतलब ही यही है कि चेंज कुछ भी, उसका जो मोशन है वो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना चाहता। तो आप इनर्शिया को इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए अब हम आते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर, तो वो मैं अब हम करने वाले हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ओके। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं हम, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो आप बोलेंगे कि सर लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोला? क्योंकि इनर्शिया जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज को अपोज करता है, उसी चीज़ को न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताता है। इस जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, अगर हम इसे समझें तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक मूव करता रहेगा या फिर जब तक रेस्ट की पोजीशन में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, ओके। मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने बात किया हम एक बस में हैं, ओके, हम एक बस में हैं, ये ड्राइवर है और यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें कि जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक डायरेक्शन था इस साइड में, ठीक है, वैसे ही ये जितने भी स्टूडेंट है सबका मूवमेंट आगे की तरफ हुआ। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों हुआ? देखो इनर्शिया की वजह से हुआ, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में मैं आपको बताता हूँ। तो आप बोलेंगे कि सर जब इसने ब्रेक लगाया तो इसका फोर्स इस डायरेक्शन में था, तो उसी फोर्स के ओपोजिट एक फोर्स लगा जो कि इन पर लगा, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं, इन पर एक फोर्स लगा और इन्होंने उस फोर्स को ओपोज किया, ठीक है, उस फोर्स को ओपोज किया, उसकी वजह से ये गिर गए। ओपोज क्यों किया? आप बोलेंगे सर इनकी प्रॉपर्टी है जो कि हमने इनर्शिया में पढ़ लिया है कि किसी भी मोशन में चेंज को क्या करता है, ओपोज करता है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक रेस्ट पर रहेगा या फिर मूव करता रहेगा, जब तक कि हम उस पर क्या ना करें, आप बोलेंगे कि सर जब तक कि आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो, ओके। तो दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। इट इज़ वेरी सिंपल, अगर एग्जाम में आएगा तो जस्ट एक डेफिनेशन आ सकती है और डेफिनेशन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए अब हम करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब आपको ये समझना बड़ा इजी हो जाएगा। इस चीज़ को देखो, मैं आपको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में सिर्फ ये बताया था कि एक अप्लाइड फोर्स होता है, ओके, जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में होता है वो मूव करता है और जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो रुक जाता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस किसकी वजह से होते हैं? अप्लाइड फोर्स की वजह से। लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में उस फोर्स की वैल्यू बताई है, ठीक है। अब देखते हैं उस फोर्स की वैल्यू क्या है। तो देखो हम बात करते हैं यहाँ सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम की, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। अब आप बोलेंगे सर ये क्या नई, कहाँ से ये मोमेंटम क्या हुआ? देखो मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका मोमेंटम जो है वो बाद में P2 है और पहले P1 था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोमेंटम क्या है। देखो एक बार अगर हम बात करें मोमेंटम की,
तो मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी का क्या है, प्रोडक्ट है। ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। इस चीज़ को आप एक बार समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम बेसिकली इम्पैक्ट है। ओके, ये इम्पैक्ट क्या है, इसका मतलब किसी चीज़ पर कितना इम्पैक्ट हम डाल सकते हैं, मतलब कितना फोर्स डाल सकते हैं, वही आपका क्या है, मोमेंटम है। समझने की कोशिश करिए। आप अगर एक गन लेकर आते हैं, सोचो ये हमारे पास है एक गन, ओके, ये हमारे पास एक गन है। इस गन में जो बुलेट है, ये एक बुलेट है इस गन के अंदर, और इस बुलेट का जो मास है वो स्मॉल m है। ओके, इस बुलेट का मास स्मॉल m है। तो क्या मैं बुलेट फेंक कर अगर किसी को मारूंगा तो क्या कोई मर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या हो गया, तो आप बोलेंगे कि सर अगर इसका मास बहुत कम है तो आप इसकी वेलोसिटी इतनी इंक्रीज कर दो कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एक इम्पैक्ट, दैट इज मोमेंटम, उन दोनों का जो इम्पैक्ट होगा वो फोर्स के इक्वल होगा। तो आप अगर किसी का मास क्या कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो जो छोटी सी बुलेट जिसके बारे में हमने बात की थी वो एबल है किसी को भी किल करने के लिए। ओके, तो मोमेंटम क्या है, बेसिकली मोमेंटम एक इम्पैक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ आ गई। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ से, इसी का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, मान लो कि जब हमने देखा कि सर इस कंडीशन में जब हमने बुलेट को फायर नहीं किया है तो क्या इसका कुछ मोमेंटम होगा? हाँ, इसका मोमेंटम होगा P1। ठीक है, क्या मास सेम रहने वाला है? आप बोलेंगे बिल्कुल सर, मास तो सेम ही रहेगा। ठीक है, फायर करने से पहले और फायर करने के बाद मास बुलेट का चेंज नहीं होने वाला। हाँ, इसकी वेलोसिटी पहले u थी। ठीक है, और u क्या है, बेसिकली 0 है इस कंडीशन में जब बुलेट मूव ही नहीं कर रही तो। ठीक है, और बात करते हैं, ठीक है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी आप मुझे बताइए। तो फाइनल वेलोसिटी आप बोलेंगे सर इस कंडीशन में v हो गई वेलोसिटी और इस कंडीशन में u थी वेलोसिटी। ठीक है, तो mv माइनस mu, क्योंकि जब भी हम मोमेंटम की बात करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। ठीक है, तो ये जो चेंज इन मोमेंटम आपको दिख रहा है, बेसिकली ये है हमारा चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, देखो, तो चेंज इन मोमेंटम दिख गया आपको, तो ये हमारा चेंज इन मोमेंटम है। अब बात ये आ रही है कि सर आप स्टार्टिंग में आपने बोला कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम फोर्स की बात करेंगे, और हमने बोला कि जो मोमेंटम में चेंज है वो किसके इक्वल है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल है। देखो यहाँ से आप समझ सकते हैं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का मतलब हुआ, देखो मैं यहाँ से m कॉमन ले लेता हूँ, v माइनस यू। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब हुआ हम टाइम के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। देखो ये रेट हो गया ना टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मैं यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में ले लेता हूँ। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल है, अप्लाइड फोर्स के। तो बेसिकली ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स के। क्लियर है, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ये। और यहाँ से अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, k m v माइनस यू अपॉन टी। तो आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, और सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे इस तरीके से एक डेरिवेशन आपसे करवा सकता है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, एक बार आप चाहें तो कॉपी कर लीजिए इसे। थोड़ा सा देखिए, अब कुछ एक दो हम लाइव एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। मान लो कि यहाँ एक ट्रक खड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक ट्रक खड़ा हुआ है, ओके, और यहाँ से एक बाइक आ रही है। ठीक है, एक बाइक आ रही है यहाँ से, ये समझ लीजिए आप, एक बाइक आ रही है और ये ट्रक खड़ा हुआ है। तो क्या इसको चोट लग सकती है, क्या ये इंजर्ड हो सकता है इस खड़े हुए ट्रक की वजह से? आप बोलेंगे सर बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं इम्पैक्ट की। ठीक है, तो ये जो आपका बाइक है, ठीक है, इसका मास कुछ भी होगा m। ठीक है, ये जो है उसका मास क्या होगा, इसका मास हम कैपिटल M बोल देते हैं। ये स्टेशनरी पोजीशन पर है तो इसकी हम बोल देते हैं इसकी वेलोसिटी u है, दैट इज 0। ओके, इसकी है v। तो इम्पैक्ट तो चेंज इन मोमेंटम होता है ना, बेसिकली अप्लाइड फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो अगर आप देखेंगे कि सर यहाँ मास तो इसका कम है, लेकिन अगर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हुई
तो उस कंडीशन में जो इम्पैक्ट होगा इस पर वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो आप इस चीज़ को यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर एक ट्रक जो है वो स्टेशनरी है, खड़ा हुआ है, उस कंडीशन में भी अगर बाइक उसको हिट करती है तो ये इंजर्ड हो सकता है। ठीक है, ये हम मोमेंटम से यहाँ से समझ सकते हैं। अब देखो एक और लाइव एग्जांपल हम करते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि एक क्रिकेट हम खेलते हैं, यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ एक प्लेयर है, ओके, देखो ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं, ठीक है, ये एक प्लेयर है और जब बॉल यहाँ से आ रही है, ओके, तो उस कंडीशन में जब ये बॉल को कैच करता है, ठीक है, मान लो बॉल आ रही है तो बॉल को कैच करने के बाद मैं अपने हैंड को पीछे क्यों लेता हूँ, तो ये वाली चीज़ आपको बतानी है कि हम जैसे ही बॉल को कैच करते हैं हम हमारा हैंड क्या करते हैं, पीछे करते हैं। तो इस चीज़ को भी आप मोमेंटम से समझ सकते हो। कैसे, देखो एक बार इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि सर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो फोर्स जो होता है वो हमारा ये होता है, क्लियर है, ठीक है। इस कंडीशन में जब बॉल आपके पास आ रही है तो उसका मास तो m है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो ये वाली चीज़ है ना, ये भी v माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी को अपन एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो कई बार इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपने अपने हैंड को पीछे क्यों किया, तो हुआ क्या, तो आप बोलेंगे सर आपने टाइम इंक्रीज कर दिया। तो देखो बात करूं मैं, अगर फोर्स ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब जो बॉल आपके पास आ रही है उसका एक्सेलरेशन भी क्या है, ज़्यादा है। एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो बेसिकली वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सब चीज़ें ज़्यादा है तो आपको करना क्या है, तो आप बोलेंगे सर देखो फोर्स और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आप एक ही चीज़ कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आप टाइम को इतना इंक्रीज कर दो कि फोर्स क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो टाइम को हमने इंक्रीज किया और फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो आप यहाँ से इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। थोड़ा सा बचा है बस, 5 मिनट। देखिए अब हम करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जैसा कि आप लोग इसको तो बहुत बार पढ़ चुके हैं कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। तो देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम क्या करते हैं कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लो कि ये वॉल है और इस पर मैंने एक फोर्स अप्लाई किया, तो ये वॉल भी मुझ पर सेम मैग्नीट्यूड से फोर्स अप्लाई कर रही है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। क्यों, अगर सेम ही डायरेक्शन होती तो वॉल कहाँ चली जाती, पीछे चली जाती। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सर फोर्स, जब आप इस पर फोर्स लगा रहे हो, ये भी आप पर फोर्स लगा रही है, ये मूव नहीं हो रही, इसका मतलब ये फोर्स कैसा है, बैलेंस है। तो जो फोर्स है वो क्या है, बैलेंस है। तो आप बोल सकते हैं एवरी ऑब्जेक्ट, जब आप देखो व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी, ओके, इट अप्लाइज अ फोर्स विद सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो ये एक बॉडी है, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो ये भी मुझ पर एक फोर्स लगाएगी। देखो तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं, एक और 2-3 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि हमने गन वाला एग्जाम्पल लिया था, तो इससे आप समझ सकते हैं। देखो आपने देखा होगा कि जब भी कोई गन चलाता है तो बेसिकली क्या होता है, उस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, ठीक है, मतलब गन की एक वेलोसिटी आ जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो उसे हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। तो देखो यहाँ से जो आपकी बुलेट है वो तो इस डायरेक्शन में गई और जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। क्यों, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगता है, ठीक है। इसका मास ज़्यादा है इसलिए इसका जो फोर्स है वो आपको इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, इसका मास कम है तो इस पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है। क्लियर है, तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो यहाँ से और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको इनर्शिया वाला एक और करवा देता हूँ। देखो जैसे आपने यहाँ एक ग्लास लिया, ठीक है, यहाँ आपने एक कार्डबोर्ड रखा और इस कार्डबोर्ड पर आपने रख दिया एक कॉइन, ठीक है। जब आप इस कार्डबोर्ड को इस तरीके से स्ट्राइक करेंगे तो जो आपका कॉइन है वो इसके साथ ना जाकर वो कहाँ गिर जाएगा,
आप बोलेंगे सर वो नीचे ही गिर जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया इसने अपने मोशन में चेंज को क्या किया? ओपोज किया, और जिस पर हमने फोर्स लगाया था कार्डबोर्ड पर वो तो आगे चला गया और ये नीचे चला गया। ओके, तो यहाँ से मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट आपको करवाने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल, शेयर करिए जितना हो सके, और जो भी आपके डाउट हैं वो आप कमेंट करिए ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।